नमस्कार साथियों, राम राम सा। और कैसे हो सभी? स्वस्थ सुमंगल होंगे, मैं ऐसी कामना करता हूँ। और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आप सभी का फिर से आज बाबल एजुकेशन पे हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो विद्वान साथियों, अपन आगे बढ़ते हैं, अपनी यात्रा को मंजिल की तरफ कदम बढ़ाते हैं। पहले अपन ने पढ़े हैं, उनका थोड़ा सा रिवाइजेशन भी होना ज़रूरी है। तो पहले अपन ने पढ़ा था प्राचीन इतिहास के साक्ष्य क्या क्या हैं। फिर अपन ने प्रागैतिहासिक काल पढ़ा और आज पढ़ेंगे अपन मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल जो है ये भी उसी एज में आता है, यानी 10,000 से लेके 4,000 BC के बीच का काल जो है मध्य पाषाण काल कहलाता है। 10,000 BC से 4,000 BC के बीच का काल क्या कहलाता है? मध्य पाषाण काल कहलाता है। तो साथियों, इसकी जो खोज है, इसकी खोज 1867 में CL कार्लाइल ने की थी। विंध्य घाटी क्षेत्र में 1867 ईस्वी मिस्टर CL कार्लाइल विंध्य घाटी क्षेत्र कहाँ करी थी? विंध्य घाटी क्षेत्र में इसकी खोज हुई थी, CL कार्लाइल साहब ने करी। तो इसकी विशेषता क्या है कि इसमें एक तो अपन देखते हैं थोड़ा थोड़ा जो है औजार जो है वो माइक्रोलिथिक होते जा रहे हैं, यानी सूक्ष्म औजार बनने शुरू हो गए थे। पहले जो प्राग ऐतिहासिक काल में अपन ने पढ़ा था उसमें औजार थोड़े बड़े थे, और इस काल में आते आते औजारों की जो साइज है वो छोटी हो गई थी, इसलिए इनको माइक्रोलिथिक काल भी कहते हैं। इसके अलावा जो जानवरों के बारे में अपन देखें तो जो कुत्ता है उसको पालतू इसी काल में बनाना शुरू किया था, मध्य पाषाण काल में। कौन से पशु को? कुत्ते को। सर्वप्रथम जो है इसी को पालतू बनाया था, कुत्ते को। अब अपन इसमें कौन कौन से स्थान है, तो सबसे पहला तो अपना जो है राजस्थान का है। राजस्थान के भीलवाड़ा ज़िले में भागौर नाम की जगह है। तो अपने राजस्थान में है तो थोड़ी तो खुशी होगी। तो खुशी के साथ साथ आप अगर चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर दो, और साथ में ही बेल आइकन जो है घंटी वाला वो बल चालू कर लो, ताकि कोई भी वीडियो आएगा वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो सबसे पहले अपन पहुँचते हैं प्रमुख केंद्रों में। तो प्रमुख केंद्र मध्य पाषाण काल के प्रमुख केंद्र में 1 नंबर पे आता है भागौर। भागौर राजस्थान के भीलवाड़ा ज़िले में है। तो भीलवाड़ा का कोई स्टूडेंट देख रहा है तो वो सबसे पहले सब्सक्राइब करे। इसमें क्या है, इसमें सबसे सर्वप्रथम पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं।
पशुपालन। तो ये प्रश्न कई बार जो है रीट की जो थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि उनकी भी बागोर की सभ्यता है, इसलिए इसको ध्यान रखना है। इसमें सबसे पहले पशुपालन के जो साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा जो शव होता था उस शव के कई कंकाल मिले हैं, और वो कंकाल कहाँ मिले हैं? वो कंकाल मिले हैं आवासीय क्षेत्रों में। जहाँ बस्ती थी वहीं पे शव के कंकाल मिले, यानी शव के कंकाल को आवासीय बस्ती में दफनाने के साक्ष्य भी यहाँ मिले हैं। अब अपन चलते हैं अपने पड़ोसी राज्य एमपी में। इस प्रकार से याद करोगे रुचि लेके तो सारे याद हो जाएंगे, कोई बर्डन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो क्या है, अपन बर्डन लेते रहेंगे, वजन से दबते रहेंगे, तो ऐसा नहीं करना है। अपने को सीरियल वाइज लेना है, ताकि क्या है कि कोई भी टॉपिक भी नहीं छूटे और याद भी अच्छी तरीके से रह जावे। तो एमपी में चलते हैं अपन। तो एमपी में जो पहले अपन ने पढ़ा था प्रागैतिहासिक काल में, वही जगह है भीमबेटका। दूसरा कौन सा है? भीमबेटका। ये जो भीमबेटका है ये एमपी के रायसेन ज़िले में है। और इसमें साथियों एक नई जानकारी मैं दे दूं, और ये क्या है कि लेटेस्ट जो होता है इतिहास में प्रश्न जो पूछे जाते हैं, वो लेटेस्ट में करंट में क्या चल रहा है उन्हीं से जोड़ के पूछे जाते हैं। इतिहास भी है और करंट के भी जोड़ देते हैं कभी कभार। तो देखो इस भीमबेटका जो है इसको 2003 में राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर दिया गया। राष्ट्रीय धरोहर। तो ये भी आपको याद रखना है कि कौन सा ऐसा पाषाण काल का कौन सा ऐसा स्थान है जिसको राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर दिया गया। ये जो है रातापानी वन्य जीव अभ्यारण्य है, वहीं है रातापानी वन्य जीव अभ्यारण्य के पास से, ये जो है रायसेन ज़िले में है। अब अपन आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा सा और आगे चल लेते हैं। तो एक जगह आती है आदमगढ़। कौन सी आती है साथियों? तीसरा जो प्रमुख केंद्र है, इनको आप लिख भी सकते हो ताकि अच्छी तरीके से जो है याद रह जाए, आपके नोट्स बन जाए। कई विद्यार्थियों के मैसेज आते, कॉल आते कि सर नोट्स कैसे बनाएं। तो ये नोट्स बनाने का बहुत अच्छा तरीका है, एक एक टॉपिक वाइज आप नोट्स बना सकते हो। तो आगे तीसरा जो स्थान है वो आता है आदमगढ़। आदमगढ़ जो है ये भी एमपी में है, और इसमें भी जो है पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। आदमगढ़ में भी क्या मिला है? पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा अपन देखें तो पड़ोसी जो है गुजरात, वह चल लेते हैं। तो गुजरात में एक जगह है लंगनाज। कौन सी जगह साथियों? लंगनाज। तो लंगनाज में क्या होता है? लंगनाज में 14 कंकाल मिलते हैं। 14 कंकाल मिलते हैं, और इन 14 कंकाल की खोपड़ियों में छेद है। क्या है? खोपड़ियों में छेद है। तो ऐसा लगता है कि भाई यहाँ तो कोई न कोई नरभक्षी रहे होंगे। क्या रहे होंगे? नरभक्षी रहे होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ 14 जो कंकाल मिले हैं उनकी खोपड़ियों में छेद है। तो कई साथी कि भाई ये तो इतिहास तो क्या है, पढ़ते रहो, बुक्स मोटी मोटी पोथे ग्रंथ ले लो और पढ़ते रहो। तो हाँ पढ़ते रहो, पढ़नी चाहिए, लेकिन इनका एक शॉर्ट भी होना चाहिए कि जितना पढ़ा है उसको अपन शॉर्ट नोट्स में अगर कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे
तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा पढ़े हुए का। जब परीक्षा आएगी तो सारे भूल जाओगे, कुछ भी याद नहीं रहेगा। तो पढ़ना तो है ही है, किताबें भी पढ़नी है, लेकिन जो अभी अपन पढ़ रहे हैं, जिस परीक्षा के हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो शॉर्ट नोट्स होने चाहिए ताकि उसको परीक्षा के टाइम में रिवाइज किया जा सके। तो आगे अपन देखते हैं लंगनाज में क्या मिला है। 14 कंकाल मिले हैं और इन 14 कंकालों को अपने खोपड़ी में छेद मिले, इसलिए इसका मतलब यहाँ कोई नरभक्षी रहे होंगे। 5वां स्थान आ जाता है अपने पास में। अब चलते हैं उसको भी, वो भी पड़ोसी है राज्य है, तो उसको भी अपन नहीं छोड़ सकते। और वो पड़ोसी राज्य है यूपी, जिसमें जगह है लेखिया। कौन सी जगह है? लेखिया, यूपी में। तो ये लंगनाज गुजरात में है साथियों, ध्यान रखना। कई बार स्थानों का नाम पूछ लिए जाते हैं कि ये कौन से राज्य में स्थित है। तो लंगनाज गुजरात में है, लेखिया यूपी में है। और यहाँ पे क्या मिला है? यूपी वाला जो लेखिया है इसमें 17 नरकंकाल मिले हैं, 17 नरकंकाल मिले हैं। और ये जो 17 नरकंकाल है ये कैसे है? ये सतविस्त है। कैसे है साथियों? सतविस्त है। तो सतविस्त है, इसका मतलब यहाँ क्या हो सकता है? यहाँ युद्ध हुआ होगा ऐसा माना जाता है। तो युद्ध के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं अपने को? युद्ध के साक्ष्य मिलते हैं लेखिया से। और कितने कंकाल मिलते हैं? 17 कंकाल मिलते हैं। और है कहाँ? यूपी में है। तो साथियों ये जो अपने पाषाण काल हो गया कंप्लीट, मध्य पाषाण काल हो गया कंप्लीट। इसमें एक तो किसने खोज करी और कहाँ करी? तो CL कार्लाइन ने 1867 में करी। कहाँ करी? विंध्य घाटी क्षेत्र में करी। अब अपने आता है दूसरा, जो क्या है? दूसरा आता है नवपाषाण काल। कौन सा स्थान काल आता है? नवपाषाण काल। तो नवपाषाण काल में अपन क्या करेंगे? नवपाषाण काल है, नव है तो नया है, नव है तो नया है। तो ये जो है 4000 BC से लेके अपने जो सिंधु घाटी सभ्यता आएगी जो 2300 से शुरू होती है, वहाँ तक इसका काल माना जाता है। और इसकी जो खोज है ये 1842 में, देखो है तो नवपाषाण का, लेकिन खोज सबसे पहले हुई है। जैसे अपन उसमें देखा था पूरा पाषाण काल, उसकी कब हुई थी? उसकी 1863 में हुई थी। किसने करी थी? रॉबर्ट ब्रूसफुट ने करी थी। और मध्य पाषाण काल की किसने करी? CL कार्लाइन ने। कब करी? 1867 में। लेकिन इससे पहले भी ही नवपाषाण काल की खोज हो चुकी थी। और वो नवपाषाण की खोज 1842 में MH कृष्ण ने करी। किसने करी? MH कृष्ण ने करी। कहाँ करी? ये करी थी मैसूर के समीप लिंग सगूर जगह है। लिंग सगूर जगह है, कहाँ पे है? मैसूर के पास में है। अब साथियों ये तो हो गई इसकी खोज। इसके बाद में भी एक अपने वैज्ञानिक HP लामसूरियार जो हुए थे, HP लामसूरियार, HP लामसूरियार, इन्होंने क्या किया? इन्होंने 1860 में जो है टोंस नदी घाटी पे भी, टोंस नदी घाटी पे भी क्या किया? इनकी नवपाषाण काल के औजारों की खोज की थी। ठीक है साथियों, ये तो हो गई खोज। इनमें दो आएंगे, MH कृष्ण जो लिंगसूरियार मैसूर के पास करी, और HP लामसूरियार जिन्होंने 1860 में टोंस नदी घाटी के पास में खोज करी। अब इसमें कौन कौन से स्थान आते हैं, कौन कौन से प्रमुख केंद्र हैं, वो देख लेते हैं। प्रमुख केंद्र, तो इसका जो है सबसे प्रमुख केंद्र तो नवपाषाण काल का कौन सा होगा? कमेंट करके बता सकते हो। और
ये होगा अपने मेहरगढ़। मेहरगढ़ जो है पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। और यहाँ पे जो सबसे पुराने साक्ष्य मिलते हैं वो किसके मिलते हैं? करसी के मिलते हैं। किसके मिलते हैं? करसी के मिलते हैं। करसी के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? करसी के साक्ष्य अपने को मिलते हैं। क्यों? मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान में। इसके बाद में दूसरी जगह जो आती है वो अपने यूपी में आती है कोल्डी हवा। कौन सी? कोल्डी हवा, ठंडी हवा। तो ठंडी हवा होगी तो यहाँ क्या मिल जाएगा? चावल। क्या मिल जाएगा? प्राचीनतम चावल के साक्ष्य हैं वो कहाँ मिले हैं? वो मिले हैं साथियों कोल्डी हवा में। अब देखो तीसरा जो है इसका मिलता है अपने ही स्वर्ग कश्मीर बुर्जहोम। यह क्या मिलता है? बुर्जहोम और एक जगह है गुटकराल। ये दोनों ही जगह जो है कश्मीर में है। और यहाँ पे जो है साक्ष्य मिलते हैं गर्तावास। किसके साक्ष्य? गर्तावास के साक्ष्य मिलते हैं। गर्तावास का मतलब आप जानते हो, गर्त यानी गड्ढा, वास यानी आवास, यानी गड्ढे में लोग निवास करते थे बुर्जहोम और गुटकराल में। इसके बाद एक और जगह आती है बिहार का चिरौंद। बिहार का चिरौंद जगह है। ये भी क्या है? ये भी नवपाषाण की जगह है। और यहाँ जो मिला है वो क्या मिला है? यहाँ मिले हैं अपने को अस्थि उपकरण। क्या मिले हैं? अस्थि उपकरण। हड्डियों से बने हुए उपकरण जो है चिरौंद में मिले हैं। तो साथियों ये अपने कंप्लीट होता है क्या? ये अपने कंप्लीट होता है पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण काल। अब देखो नवपाषाण और ताम्रपाषाण, ये मध्य पाषाण और नवपाषाण के बाद में एक और काल आ जाता है जिसका नाम है क्या? ताम्रपाषाण। क्या नाम है? ताम्रपाषाण। तो इसमें देखो साथियों तांबे का भी उपयोग होता था और पत्थरों के औजार भी थे। यानी पत्थर और तांबे के दोनों जो औजार हैं वो इसमें मिलते थे। अब जो है ताम्रपाषाण काल है, इसमें तांबे के भी औजार है और पत्थर के भी औजार है। तो इसमें जो वर्तमान ग्रामीण संस्कृति सभ्यता है उसका थोड़ा सा मिलता जुलता मतलब ऐसे कुछ है कि भाई जो ग्रामीण अभी वाली ग्रामीण संस्कृति है वैसी ही उस समय थी, मिला जुला असर पड़ता है। इसमें कौन सी है? देखो रीट में इसका भी, इस काल के भी जो सभ्यता है वो आएगी जो आहड़ है। राजस्थान में तो आहड़ है एक। आहड़ जो है उदयपुर में है। और ये ताम्रपाषाण सभ्यता है। एक आता है एमपी में कायथा। कौन सा? कायथा एमपी में है। ये ताम्रपाषाण के हैं। और एक मालवा सभ्यता जो है, मालवा है, ये भी एमपी का ही है। मालवा, मालवा कहाँ है? एमपी में है। तो ये जो है इसके अपने ताम्रपाषाण काल के स्थल है। दो ये गुजरात में भी है रंगपुर, और तीन जो है रंगपुर, ये जो देखो हड़प्पा सभ्यता में भी आता है रंगपुर, और ये है ताम्रपाषाण में भी आता है गुजरात में। इसके अलावा तीन जगह जो है महाराष्ट्र में मिलेगी आपको। वो कौन कौन सी है? नवदा, टोली और इमामगांव और देमाबाद। इमामगांव और देमाबाद, ये तीनों जगह कहाँ है? ये तीनों जगह अपने आ जाती है महाराष्ट्र में। तो देमाबाद जो एक रथ को हाँकती हुई मूर्ति जो है
वो देमाबाद से मिली है। देमाबाद आपके आगे सिंधु घाटी सभ्यता में भी आएगा और इसमें भी आ रहा है। अब देखो एक और जो अपन देखते हैं वो आती है अपने को महापाषाण सभ्यता। ये जो है महापाषाण काल है, ये दक्षिणी भारत में जो है माना जाता है कि दक्षिणी भारत में बड़े बड़े पत्थर हैं, वो बड़े बड़े पत्थर रख दिए जाते थे किस पे, शव पे, समाधि पे। तो ये समाधियों के यानी महापाषाण बड़े बड़े पत्थर समाधियों पे रख दिए जाते थे। इसी कारण इस काल को जो है महापाषाण काल कहते हैं। और ये महापाषाण काल है, ये कहाँ है, ये दक्षिणी भारत की जो है इसकी खोज दक्षिणी भारत में हुई है। दक्षिणी भारत में इसका चलन था ऐसी समाधियों का, बाकी उत्तरी भारत में अपनी तरफ बहुत ही कम चलन था। तो इसमें देखो ये जो महापाषाण कालीन संस्कृति है, इसमें 8 प्रकार की संस्कृतियां हैं। कितने प्रकार की? 8 प्रकार की संस्कृतियां हैं। वो 8 प्रकार के समाधियां हैं जो पाई गई है। 8 प्रकार की समाधियां पाई गई है इसमें महापाषाण काल में। अब 8 में से आपको 4 जो इम्पोर्टेंट है उनको याद रखना है, बाकी जो कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे पहले है मेनहरी। क्या है? मेनहरी। मेनहरी में क्या होता था? मेनहरी में आपके जो है ये ऐसे स्तंभ की तरह पत्थर रख दिए जाते थे। किसे? जैसे समाधि बनाई उसमें सब को दफनाया और बड़ा सा पत्थर ऐसे स्तंभ जो होता है, खंभा होता है, वैसे रख दिया जाता था। दूसरा है डोलमन। दूसरा कौन सा है? डोलमन। डोलमन में क्या होता था? डोलमन जो है ये डोलमन है। डोलमन में ऐसे मेज की तरह ये 2 पत्थर खड़े किए, इसके ऊपर एक पत्थर ऐसे रख दिया, ये समाधि हो गई। तो ये डोलमन समाधि थी। इसके अलावा जो है कैन सर्किल और शिस्ट है जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। कैन सर्किल ये गोल थी और शिस्ट, ये 4 आप नाम याद रख लोगे तो ये आपका काम इसमें हो जाएगा। वैसे रीट में आपके 3rd ग्रेड में नहीं है, तो ये इतना ही काफ़ी है। तो साथियों कैसा लगा वीडियो? आप अगर यहाँ तक इस वीडियो में पहुँच रहे हो तो मैं मानता हूँ कि आप बहुत आगे तक जाने वाले हो, आपको बहुत ही अच्छा अचीवमेंट मिलने वाला है। तो लगातार आप बने रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।